आज भी 23 फरवरी है। पिछली बार की अपेक्षा इस बार 11.37% ये बजट हमारा दिख रहा। कुल बजट का जो प्रस्ताव किया है 1,89,876.61 करोड़ और जो पिछली बार था 1,70,490.84 करोड़। ये सब पिछले भी संशोधित अनुमान हैं और ये प्रस्तावित अनुमान है। फाइनल जब इसके रिजल्ट आएंगे वो आपको सामने मिल जाएंगे। विशेष तौर पर इसमें जो जीडीपी जो हमारी विकास दर है उसके अंदर जैसे राष्ट्रीय जीडीपी की विकास दर वो आपको पता है कि 7.3% का अनुमान है और हमारा अनुमान जो है 8% का है। तो हम केंद्र की जो हमारी दर है उससे भी हमारी विकास दर ऊपर है। इसी प्रकार से जो जीएसडीपी इसमें प्रति व्यक्ति आय है वो भी हरियाणा की जो है वो देश की आय से प्रति व्यक्ति आय से काफ़ी ज़्यादा है। जीएसडीपी का जो दर है वृद्धि दर केंद्र की 5.6% है जबकि हरियाणा की 6.1% है। उसमें भी हमारी जो दर है वृद्धि दर उसमें ज़्यादा है। हमारा जो योगदान है हिस्सेदारी है केंद्रीय जो जीडीपी है उसके अंदर पिछले वर्ष यानी 14-15 में ये थी 3.5% परसेंटेज का अपने आप बड़ा महत्व होता है। चाहे वो थोड़ा भी बढ़े तो भी परसेंटेज है इसलिए बढ़ना एक मायनेदार उसका मामला रहता है। तो 3.5 से बढ़ करके अब हम 3.7% पर आ गए हैं जबकि हमारा आबादी देखा जाए तो जस्ट इट इज़ 2%। क्षेत्रफल अगर देखा जाए तो 1.4% एरिया है। फिर भी हम केंद्र के पूल में यानी इस जीएसडीपी का योगदान हमारा हिस्सेदारी तो 3.7% तक बढ़ गई है। जो हमारे अच्छे हमारी जो आर्थिक हमारे जो मापदंड हैं पैरामीटर्स हैं हमारी जो स्थिति है वो अच्छी दर्शाते हैं। जैसा मैंने प्रति व्यक्ति की बात की है तो केंद्र की जो प्रति व्यक्ति आय गिनी जा रही है वो 23-24 में भी 1,85,854 है जबकि हरियाणा की गिनी जा रही है 3,25,759 यानी एकदम मैं कह सकता हूँ 60% वहाँ से ज़्यादा है। जो हमारे तीनों क्षेत्र होते हैं प्राइमरी सेकेंडरी टर्सरी उसका भी जो हमारा जो हिस्सा रहता है हमारी इस प्रतिशत वृद्धि में वो वृद्धि प्राइमरी क्षेत्र यानी एग्रीकल्चर 8.6% है, सेकेंडरी यानी इंडस्ट्रीज 6.3% है और सर्विसेज 13.8% है इंक्रीज। इस प्रकार का इसका ये अनुमान भी अपेक्षा अनुसार ही है क्योंकि सर्विसेज का प्रतिशत हमेशा ज़्यादा रहता है। कृषि और इंडस्ट्री में थोड़ा ज़रूर हम सोचते हैं कि इंडस्ट्री अगर थोड़ा और ज़्यादा बढ़े तो उसका लाभ ज़्यादा होता है। अभी इंडस्ट्री कृषि से कम है लेकिन फिर भी कृषि क्योंकि हमारा प्रदेश कृषि बाहुल्य प्रदेश है उस नाते से उसकी वृद्धि भी हमारे प्रदेश के अनुकूल ठीक बैठती है, इसलिए उसकी कोई हमें कठिनाई नहीं है। जहाँ तक परिवहन का विषय है वो मैंने बताया है कि 70% के आसपास हमारा जो परिवहन है वो राजस्व पर है और जो पूंजीगत है वो 29.19 है। हमारे जो राजकोषीय घाटा जो लिमिट है 3% की उस 3% से कम लगातार कम चल रही है। हमने कभी इसको बढ़ने नहीं दिया। ये 23-24 में भी 2.8% था और अभी भी 2.77% का अनुमान है। कोविड के बाद 3.5 कर दिया। कोविड के बाद लिमिट 3.5 हो गई थी लेकिन अभी वापस वो 3 हो गई है। हाँ, पहले कोविड के समय इसको जैसे भी सारे देश की और दुनिया की हालत हो गई थी तो उस समय ये लिमिट्स बढ़ा दी गई थी। 3 के बजाय 3.5% कर दिया गया था। हम तब भी 3 से नीचे ही रहे, कभी हम बढ़े नहीं। लेकिन अभी वापस 3 हो गई है तो भी हम 3 से नीचे ही हैं। 2.8% पिछले बार था, अभी और ज़रा कंट्रोल में हम आए हैं तो 2.77% है। उसको हमने कमी किया है, बढ़ने नहीं दिया है। और यही अनुशासन हमारा जो एक प्रकार से बना रहे, ऐसा हम लगातार हमारी व्यवस्थाएं ठीक बनी रहें इसका हम प्रयत्न करते हैं। और जो सकल ऋण स्टॉक इसकी भी अपनी एक सीमा रहती है और उसमें भी 23-24 में जो इसका अनुमान
यानी जो पहले सीमा होती थी कोविड से पहले उसकी 25% होती थी, लेकिन कोविड में 33.3% हो गया था ये। पिछले साल इसका जो लिमिट था वो 33.1% था। उस 33.1% के अगेंस्ट भी हमारा 26% का ही ये जो अनुपात है वो रहा था, जो वेल विद इन 33.1, और इस बार 33 पॉइंट की बजाय वो भी 32.8 हो गया और कम हो गया है। और मुझे लगता है कि धीरे धीरे जो भी ये सीमाएं निर्धारित होती हैं आगे फिर वापस 25 तक, जैसे देश की स्थितियाँ अच्छी होंगी तो 25% तक ही आने की संभावना बन सकती है, लेकिन अभी धीरे धीरे घट रहा है। 33.3 से 33.1 आया, 32.8 आ गया, उसमें भी हम विद इन पैरामीटर्स हैं। तो इस बार 24-25 का जो हमारा अनुमान है 26.1% तक ही हमने इसको रखा है। फिर बहुत योजनाएं हमारी हैं, लेकिन जो खास करके नई हैं, जो उल्लेखनीय हैं, जिनके बारे में जानकारी देना जरूरी है। पैक्स हमारी जो संस्थाएं, कोऑपरेटिव संस्थाएं किसानों के लिए चलती रही हैं, उसमें केवल एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट तक वो सीमित होती थी। अब उसका नाम बदल करके हमने सीएम पैक्स कहा है। तो सीएम पैक्स का मतलब कंसोलिडेटेड कॉम्प्रिहेंसिव मल्टीपल एक्टिविटी कोऑपरेटिव सोसाइटी। सीएम का मतलब चीफ मिनिस्टर से नहीं है। आपका धन्यवाद, लेकिन वो नाम ऐसा बन गया, हमको पसंद आ गया, हमने कहा ठीक है सीएम पैक्स अच्छा नाम है। इसलिए उस योजना के अंतर्गत अब उसमें केवल एग्रीकल्चर तक सीमित न रह करके एंटरप्रेन्योरशिप में भी वो जो कोऑपरेटिव सोसाइटीज बनेंगी उसमें भी अपना काम कर सकते हैं। तो ये 500 नए पीएम पैक्स ये बनाए जाएंगे और शुरुआत इसकी हम कर रहे हैं। ये एक्स्ट्रा है? हाँ, वो पैक्स तो चल ही रहे हैं, उसके अलावा ये एक्स्ट्रा है। और इसमें विशेष ध्यान रखा जाएगा कि आगे किसी प्रकार भी ये कोऑपरेटिव सोसाइटीज घाटे का सौदा न बने, ताकि हर एक को उसका जो मेंबर्स का एक डिविडेंड है उनकी इन्वेस्टमेंट के हिसाब से वो भी मिलता रहे। सरकार को जितनी सहायता करनी है तो वो करेंगे ही, लेकिन पैक्स कई बार ध्यान न देने पर घाटे में जल्दी आते हैं। उसके कई कारण भी हैं, लेकिन आगे वो कारण इन पैक्स, पीएम पैक्स में, सीएम पैक्स में न बने, इसका हम पूरा ध्यान रखेंगे। पेंशन के नाते पेंशन के नाते जो प्रोएक्टिव होकर के हमने ओल्ड एज पेंशन दी है, अगले 3 महीने में अन्य प्रकार की भी जो योजनाएं हैं, 40 वर्ष से ऊपर के जो विधुर हैं, 45 वर्ष से ऊपर के जो अविवाहित हैं, या जो दिव्यांग बच्चे हैं जिनकी पेंशन स्कीमें लागू की गई, वो भी प्रोएक्टिव होकर के उनके घर पहुंचे और उनको जिनके नहीं बन पाए हैं, उनके पास डाटा हमारे पास आ गया है, सभी डाटा, वो उनकी पेंशन हम उनके घर पर बना करके देंगे। जो विषय एक और छूट गया था वो ये है कि पीएम पैक्स के माध्यम से जो किसानों को ऋण दिए जाते हैं, उस ऋण में जब कभी डिफॉल्टर होते हैं तो उनके ऊपर ब्याज और पेनल्टी लगती है। तो ब्याज और पेनल्टी का भी हमने प्रावधान किया है कि पहले भी एक बार हम कर चुके हैं, दोबारा से फिर 30 सितंबर 2023 से पहले का जिन्होंने ऋण ब्याज लिया हुआ है, वो अपना ऋण लिया हुआ है, उस ऋण पर लेने के बाद जो भी उनकी पेनल्टी और इंटरेस्ट है, हालांकि 30 सितंबर के एकदम नज़दीक लिया होगा तो उनका तो नहीं हुआ होगा, क्योंकि 1 साल तक ये होता है कि डिफॉल्ट अगर 1 साल के बाद होता है तब पेनल्टी लगती है। तो देखा जाए तो अभी जो चल रहा है इससे 1 साल पहले जिन्होंने लिया होगा और नहीं भरा होगा, उन्हीं का ब्याज और पेनल्टी लगेगी। वो सारा ब्याज और पेनल्टी इस शर्त के साथ 31 मई 2024 तक वो इस पेमेंट को भर दें, तो उसमें लगभग 5,47,000 ऐसे किसान हैं और 2000 वो आंकड़ा मेरे पास रह गया, 2000 करोड़ के आसपास, 2140 करोड़ रुपया तो उसका पूंजी मूल है ओरिजिनल, और 1700 कुछ करोड़ रुपया उसका ब्याज इंटरेस्ट है जो हमने माफ किया है। वो अगर सब समय से भर देते हैं तो उसमें उनको दोबारा से लोन लेने की सुविधा मिल जाएगी, क्योंकि एक बार कोई डिफॉल्टर हो जाए तो फिर बाद में ऋण भी नहीं ले सकता, इसलिए उनको ऋण की सुविधा दोबारा से मिल जाए। ऐसे ही हमने जो पेंशन जो देते हैं, जो खास करके ईपीएफ लेते हैं, और ईपीएफ का जो भविष्य निधि उनको मिलती है, उनको ओल्ड एज पेंशन से रह जाते हैं वंचित। शर्त लगी है कि कोई और प्रकार की पेंशन कोई ले रहा होगा तो उसको ये 3,000 रुपया नहीं मिलेगा, लेकिन जो ईपीएफ वो लेते हैं उस पेंशन को, जिसको कर्मचारी भविष्य निधि, कईयों की 3,000 से काफ़ी कम है, कोई 1,000 ले रहा है, कोई 1,500 ले रहा है, तो उनकी शिकायत है कि मैं उधर से भी गए, इधर मिलता कुछ नहीं है।
तो हमने वो जो गैप होगा 3000 के बीच में और जो पहले से ले रहा है उस गैप को उनको देना शुरू करेंगे ताकि उसको 3000 पूरा मिल जाए। ये एक प्रावधान हमने किया है। हरित स्टोर की बात की थी कि हमने की योजना बनाई थी जिसमें एक सेंट्रलाइज्ड सप्लाई की व्यवस्था के माध्यम से रिटेल शोरूम्स बनाने के लिए एक हरित स्टोर की योजना कोऑपरेटिव के माध्यम से बनी थी। उसमें भी 1000 के आसपास पहले से स्टोर चल रहे हैं। अभी और नए 1000 हरित स्टोर्स ये खोले जाएंगे, अप्लाई कराएंगे और उनको स्थान अपना वो चयन करेंगे और उनको कुछ सुविधाएं हम देंगे और बाद में उन स्थानों पर उनको सप्लाई चेन में जोड़ लिया जाएगा। ये जो स्टोर बना रहे थे जो महिलाओं के लिए भी लग सकता है? ये तो जो अप्लाई करेगा, जो चला सकता है, कोई भी आ सकता है। अंत्योदय परिवार उत्थान योजना के अंतर्गत हमने जो अंत्योदय परिवार परिवहन योजना, इसमें हमने घोषणा पहले की थी, दोबारा से फिर इसको अनाउंस किया है कि जो गरीब परिवार हैं उनको 1 लाख रुपए तक की जिनकी वार्षिक आय है तो उनके मेंबर्स को 1000 रुपया 1000 किलोमीटर पर वर्ष हर व्यक्ति उसको एंजॉय कर सकता है। उसके लिए अलग से उनको कार्ड इशू किए जाएंगे, इलेक्ट्रॉनिक कार्ड अभी शुरू कर दिए हैं हमारे रोडवेज ने और उन सब के कार्ड के बाद वो अपने आप काउंट होता रहेगा। जिस दिन 1000 से ज़्यादा किलोमीटर से हो जाएंगे उसके बाद उसको किराया देना पड़ेगा। और मुझे लगता है कि गरीब परिवार को 1000 किलोमीटर हर एक सदस्य बड़ा मुश्किल ही होता है। उसको कोई, क्योंकि नौकरी तो उसकी है नहीं, 1 लाख से कम है तो माने 8000 रुपया प्रति महीने की इनकम है। इसका मतलब बहुत गरीब परिवार है, तो इस नाते से उनकी ट्रैवलिंग भी इससे ज़्यादा नहीं होती होगी, इसलिए वो सारी ट्रैवलिंग मोटे रूप से हर मेंबर को यात्रा परिवार राज्य में भीतर करेगा, राज्य से बाहर करेगी। रोडवेज की बस परिवार के सदस्यों की संख्या भी कोई है? नहीं, वो इनकम है 1 लाख। उस 1 लाख में बल्कि अगर कम मेंबर हैं तो वो थोड़ा कम गरीब है, ज़्यादा मेंबर हो जाएंगे तो और ज़्यादा गरीब है। तो लिमिट तो कर ही नहीं सकते। लिमिट तो हम लोअर लिमिट तो लगा सकते हैं कि 1 मेंबर वाले को नहीं करेंगे, लेकिन नहीं, हम सबको कर रहे हैं। इसका नाम भी जो है हैप्पी स्कीम रखा है, हैप्पी। वैसे लॉन्च ये मार्च में होनी है। मार्च में पहले हफ्ते में हो जाए। हाँ, ये मार्च में सामान्य व्यवस्था। हाँ, इसमें पहले योजना लेके जा रहे वो अलग है, वो योजना अलग है। दूसरा है प्रधानमंत्री जी ने जो सूर्योदय योजना लागू की है, जिसके अंदर 1 करोड़ लोगों को सौर ऊर्जा के नाते से उनको ऑपरेटर्स देने के लिए 60,000 रुपये की सब्सिडी, अप टू 2 किलोवाट अगर कनेक्शन है तो 60,000 रुपये की सब्सिडी वो देने के लिए वो कहेंगे। लेकिन इस पर खर्चा 1 लाख रुपये से ज़्यादा आता है, 1,15,000। अगर 2 किलोवाट का कोई लेता है और उसका जो बाकी खर्च है अप टू 50,000 रुपया, वो हरियाणा सरकार उसमें सहायता देगी। मुफ्त होगी, उसको तो मुफ्त ही होगी, बल्कि उसका जो बिजली है जो एक्स्ट्रा बचेगी उसकी अपनी कंजम्पशन के बाद वो उसे पॉलिसी में से बनाएंगे। हमारा कहना है कि उसको मुफ्त मिलनी चाहिए। उसको जब तक जो इसका ऋण या सब्सिडी जो हम 50,000 देंगे उसमें कोई एडजस्टमेंट करेंगे कि उसको पैसा ना भरना पड़े, लेकिन उसमें से अगर ऊर्जा बचती है तो उसमें उसको कितना कवर किया जा सकता है उसकी एक विस्तृत योजना बनेगी। 50,000 तो सब्सिडी दे देना जी। नहीं, एक सहायता है। उस सहायता में सब्सिडी भी होगी, ऋण भी होगा, लेकिन उसको एक निश्चित समय तक उसको इनकम, उसकी जो एक्स्ट्रा बिजली पैदा होगी वो हम डिपार्टमेंट को देंगे, उसका एक हिसाब बनाएंगे और उसके बाद बाकी बचेगा तो उसको छोड़ देंगे। अभी तो इसमें हमने 1 लाख लोगों को देने की बात की है जो पहले अप्लाई करेंगे। पोर्टल बनाएंगे, उसमें योजना बनेगी। देखें नहीं, उसमें 180 के जो रजिस्टर्ड हमारे पास परिवार है वही। अब मैं सोचता हूँ कि 180 बार हम कहते हैं, इसको हम बीपीएल कहना शुरू करते हैं अपनी स्टेट के लिए। हरियाणा स्टेट बीपीएल, वही हरियाणा स्टेट बीपीएल। मुझे आज महसूस हुआ कि मैं बार 180 कहता हूँ, तो आगे से टर्म यही रखेंगे, हरियाणा बीपीएल। बीपीएल का मतलब 1,80,000 बाकी देश में बीपीएल 120 तक है। हरियाणा से। हाँ, वही मैं कह रहा हूँ, हरियाणा बीपीएल को ये सुविधा होगी। एक जो हमने युवकों को मिशन 60,000 के तहत उनको रोजगार के अवसर उपलब्ध कराने की बात कही है, उसमें सबसे पहले उनको कौशल विकास का प्रशिक्षण देंगे। 2 योजनाएं तो उसके अंदर हम घोषित कर ही चुके हैं। एक 7,500 लोगों को वन मित्र वो इसी के अंतर्गत आएंगे और एक 10,000 युवकों को ठेकेदारी की ट्रेनिंग ये हम दिलाएंगे। तो इसमें से 17,500 तो ये घोषित हो गए हैं, बाकी भी अन्य नई योजनाओं में घोषित करके
इस वर्ष में 60,000 युवाओं को कौशल प्रशिक्षण के माध्यम से रोजगार के अवसर प्रदान कराएंगे। इसमें HKRF का कोई इशू नहीं है। इसमें अप्लाई तो वो कहीं ना कहीं कराएंगे ही। आखिर जैसे पोर्टल हमने अलग बनाया है जो बीटेक और ये आपके डिप्लोमा इंजीनियरिंग उनका पोर्टल बनाया उसमें अप्लाई करेंगे। ऐसे ही वन मित्र का पोर्टल बनाया उसमें अप्लाई करेंगे। और इसमें अगर वो लोग उधर भी हैं कहाँ HKRN में तो वहाँ से कट जाएंगे, क्योंकि HKRN में भी हर प्रकार के लोग हैं। वहाँ भी एक कुछ ना कुछ नियम तो हैं। उन नियमों में हो सकता है कई लोग बिल्कुल कभी भी ना आए, केवल रजिस्ट्रेशन हो गया, उनको बहुत जल्दी पता लगने वाला है उसका। तो हम ओपन एक रैंकिंग क्या है किसकी, वो रैंकिंग की जानकारी उनको देंगे। तो हायर रैंकिंग वाले ही चांस उनके रहते हैं। मानो रैंकिंग 65, 70, 80 है तो उन्हीं को मिलेगी। किसी की रैंकिंग आएगी 35, 40, 50 आ गई तो उनको पहले ही पता है कि हम तो कभी आएंगे नहीं। मिशन 60,000 में आ जाएगी। हाँ, और तो जो उससे नीचे आएगा तो मिशन 60,000 में आएगा। तो अलग अलग तरह के काम है जो जहाँ जाएगा। फिर हमने ग्रामीण क्षेत्र के लिए घोषणा की है कि बहुत डिमांड हमारे पास आई हुई है। लगभग 600, 650 चौपाल हैं BC और SC चौपाल, उनके मुरम्मत का विषय हमने उसको सारे को ध्यान में रखते कि और भी जो लोग अप्लाई करेंगे उसके लिए हमने अलग से 100 करोड़ रुपए का प्रावधान किया है। और ये मानो कि अगर 5 से 10 लाख रुपया कभी भी लग सकता है रिपेयर के ऊपर, तो ऑन एवरेज मानो हाईएस्ट साइड में 10 लाख भी हम करें तो 100 करोड़ का मतलब ये होता है कि कितना हुआ, 1000 धर्मशालाओं के लिए 10 लाख के हिसाब से 100 करोड़ रुपया हो सकता है। तो 600, 650 की डिमांड हमारे पास आ गई है और भी जो डिमांड करेंगे उनको हम देंगे। ग्राम पंचायतों में पहले हमने जो सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट का एक प्रावधान किया है, उसके अंदर एक टिप्पर है, कुछ एम्प्लॉइज भी उसको देंगे ताकि उठा करके वो गाँव की सफाई रख सकें। अभी तक 10,000 से ऊपर की आबादी वाले गाँव उसमें लिए थे, अब उसको आज हमने 7,500 की आबादी के ऊपर के गाँव को भी शामिल कर लिया है। ऐसे ये 3 से 3,500 गाँव सब मिला करके हो जाएंगे। 10,000 से ऊपर तो 150 के आसपास गांव हैं, लेकिन 3,500, 7,500 का मतलब ये कि उसमें 3,000 से ऊपर गांव और जुड़ेंगे। नियमित कॉलोनियाँ हमने की हैं लगभग 1200-1300 कितनी 1152 कॉलोनियाँ हमने नियमित की हैं। अब उनके विकास, क्योंकि कॉलोनी का नियमित करने का मतलब एक तो ये है कि अब उनको रजिस्ट्री कराने की सुविधा, बेच सकते हैं, खरीद सकते हैं, उनकी कोई भी काम रुकेंगे नहीं। अब उसमें विकास की भी आवश्यकता है। तो 500 करोड़ के आसपास तो पहले मंजूरी हो चुकी है, 400 कुछ करोड़ है। अब 1,000 करोड़ रुपए की राशि हमने उसके लिए और आज घोषणा की है एक्स्ट्रा कि इसमें अगले वर्ष में उनका नियमितीकरण किया जाए। कॉलोनी तो आपने पहले की 24 कॉलोनी अभी और कर रहे हैं धीरे। और उसमें एक बड़ा पार्ट ऐसा है, उसमें कुछ कॉलोनियों में छोटे छोटे 2 एकड़, 3 एकड़, 1 एकड़ पैचेज हैं जो अनियमित हैं। अब पुराने समय में कभी कोई ऐसा नियम बना होगा कि जो बनी हुई बिल्डिंग्स हैं उन्हीं को लेकर के उसको नियमित करते हैं, खाली प्लॉट छोड़ देते हैं। वास्तव में वो उचित नहीं है। एक एरिया पर्टिकुलर होना चाहिए कि अगर नियमित है तो ये पूरा एरिया हो गया, उसमें प्लॉट खाली है चाहे बना हुआ है, आज नहीं बना तो कल बनेगा। तो हम आगे से जो नियमित कर रहे हैं वो पूरे एरिया को कर रहे हैं। और पहले जो कॉलोनियाँ इस प्रकार के पैचेज बचे हुए उनको भी रेगुलर कर रहे हैं। वो भी लगभग 2200 ऐसे पैचेज हमको मिले हैं कि जो उसको हमको नियमित उसमें करना है। लेकिन